क्लियर करना एक अलग चीज़ है, अच्छे से पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है। कैसे हैंडल करना चाहिए स्टूडेंट्स को, अगर बाई चांस अगर मैंने बच्चे को कोटा भेज दिया, मतलब वो कुछ बन गया, आई डेंट लाइक दैट प्लेस। ओके, उनकी सारी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना इस बेवकूफ़ी। अगर आपके बच्चे को वो कनेक्ट फील हो रहा है देन आप वहाँ भेजिए, अगर नहीं हो रहा है तो ढूंढिए वैसा कोई जहाँ आपके बच्चे को वो कनेक्ट फील हो। पहले मुझे किसी बच्चे से अगर ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो मैं तो पहले पेरेंट्स को ही डांट देता हूँ। तो सिगरेट बना रही है कंपनी, वही कैंसर रिसर्च को भी फंडिंग दे रही है कि लंग कैंसर कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जैसे ही एडमिशन का 12th के रिजल्ट आएगा ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो Yes, पेरेंट्स को एक yes. अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है कि बहुत ज़्यादा जो ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है स्टूडेंट सुसाइड की, ये Yes. क्या रीज़न हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व है, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आसपास के वो भी हैं, जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर वो भी हैं, जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो भी है, और एज पेरेंट्स जो कि बहुत ख़राब लगेगा ये बात सुन के, पर वो भी हैं कि ये क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं हमें? स्ट्रेस दे रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चीट टॉक। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव। आज लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट के साथ में। आज का टॉपिक है JEE एंड नीट एग्जामिनेशन को लेकर। ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, ये सपना है पेरेंट्स का और उनके बच्चों का। और ये एग्जामिनेशन एक जर्नी है जो आपके पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन को चेक करती है। अगर इस जर्नी में एक अच्छे मेंटर, गुरु और टीचर का अगर सपोर्ट मिल जाए तो ये जर्नी बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक्सपीरियंस टीचर है, भूपेंद्र सिंह छाबड़ा सर। मैं आपको स्वागत करता हूं सर। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर हैविंग मी। एंड आज तक सिर्फ पॉडकास्ट देखे थे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे देखा था, आज पहली बार कर रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। थैंक यू सो मच सर। जब आपकी प्रोफाइल हमारे पास में आई तो हम बहुत इम्प्रेस थे। मैं एक आपकी जो डिग्रीज है और जो आपके अचीवमेंट्स हैं मैं पढ़ना चाहूँगा। ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT BHU वाराणसी, JEE एडवांस रैंक 2927, JEE मेंस रैंक 2275, स्टडी फ्रॉम FIIT फॉर 11th and 12th, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA फ्रॉम स्कूल ऑफ बिजनेस। और सर आपका GMAT स्कोर है 740 आउट ऑफ 800। इतनी ट्रिमेंडस अचीवमेंट, और आपने यार बहुत क्लियरली बोला कि आपने रिपीट नहीं किया है उसको। सो सर एक ये जर्नी जो रही है आपकी शुरू से लेकर के अब तक, हम चाहे थोड़ा एक्सप्लेन ना हो। सो 9th-10th के टाइम पे जब मुझे पता चला और समझ में आया JEE के बारे में, मैंने सोचा कि हाँ ये करना है। सो उस टाइम पर जो हमारे पास कोचिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, FIITJEE। हाँ, एंड वहाँ पर हमने एडमिशन ले लिया, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तब मैं उतना अच्छा नहीं था, मतलब पढ़ाई में, स्कूल एकेडमिक्स में ठीक था, बट JEE के प्रिपरेशन में मेरे उतने कुछ खास अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे थे। एंड ठीक है, अब तो दोस्ती है मेरे, तो ऐसा क्या, मैं थोड़ा सा लड़की चक्कर में भी, तो दैट वाज द मेन रीजन कि मुझे रिपीट करना पड़ा। अब ये पेरेंट्स देखेंगे तो फिर थोड़ा, एनीवेज, तो ये बहुत ही कॉमन है सर, ये कहीं से डील कर रहे हैं। तो उस समय पे ये सब छोटी मोटी बातों से डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते थे, तो मैं पढ़ता था, ऐसी बात नहीं है, पर मैं उतना फोकस के साथ या उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाता था कहीं ना कहीं। देन फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 10,000 रैंक आया। उस टाइम पे जितनी सीट्स थी उसके हिसाब से 10,000 मतलब आप बस 2-3 क्वेश्चन से चूक गए। तो दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि नहीं यार, एक अटेम्प्ट और प्रॉपरली दिया जाए, अच्छे से दिया जाए, और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस दिस टाइम स्पेशली। तो उसके लिए फिर मैंने रिपीट किया, मैं कोटा गया, कोटा में जाके फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की, एंड देन फाइनली आई अचीव व्हाट आई वांटेड, सो थैंक गॉड फॉर दैट। सर हम आपकी कोटा स्टोरी तो बाद में जरूर से सुनना चाह रहे हैं, पहले उससे पहले जस्ट मैं ये जानना चाहूँगा कि सर IIT BHU एंड ISB इसने आपकी जर्नी को, करियर जर्नी को कैसे स्टेप किया? सो देखिए, अच्छी बात क्या है ये बड़े कॉलेजेस की, जहाँ पर आप
इतना मेहनत करना पड़ता है जाने के लिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, 2-3 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं कभी कभी. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज इंस्टीट्यूट्स इज कि यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके के बिजनेसेस आ रहे हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या नया इनोवेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उस एक कॉलेज में मिल जाती है. एंड आई थिंक एक शॉर्ट आंसर अगर मैं इस चीज़ का बोलूँ कि आईआईटी एंड आईएसबी में पढ़ के मेरा करियर जर्नी कैसे शेप हुआ है, इट्स जस्ट थ्रू द एक्सपोजर. मुझे इतनी 10 अलग अलग प्रकार की चीज़ें पता चल गई कि मुझे दिख गया कि हाँ, एक पॉइंट के बाद मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स व्हाट आई डिड. उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ अच्छी मिल गई. सर किसी भी एग्जामिनेशन को पास करना और एक्सपीरियंस करना एक अलग चीज है. आपने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा. हम ये जानना चाहेंगे कि नीट कैट जीनेट ये एग्जामिनेशन को अगर हमें एक बेहतर वे में अचीव करना है, इसके लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? पहले तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से पढ़ाई करना एंड एग्ज़ाम निकालना दो बहुत अलग अलग बातें. ठीक है. अच्छे से पढ़ाई करना मीन्स यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आप सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है, वेल एंड गुड. एग्ज़ाम निकालने के लिए ना आपको एग्ज़ाम को डाइसेक्ट करना पड़ता है कि क्वेश्चन पेपर जो बना रहा है वो क्या टेस्ट करना चाहते हैं. क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, इतने समय में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मार्किंग स्कीम इस तरीके की है. ये गेम बन जाता है कि अब मैं इसमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करूं. तो हर इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम काउंसलिंग साइड उसको बोल सकते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं है या नहीं, बट मोस्टली मैं एग्ज़ाम काउंसलिंग जैसी चीज़ें ही करता हूँ जिसमें मैं बच्चों को ये बताता हूँ, या चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट हो गया, कैट हो गया, ये सब, कि आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए. अब वो आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है. एंड दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे सिलेबस में से या पूरे पैटर्न में से कुछ चीज़ें होंगी जो आपके फेवर में है, कुछ चीज़ें होंगी जो आपके अगेंस्ट में है, कि ये रूल है या ये सिलेबस है, ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वो मेरा दोस्त बन गया. और ये रूल है या ये सिलेबस है जो मुझे टफ लगता है, तो ये मेरा दुश्मन बन गया. अभी ये पहले से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा स्टडी शेड्यूल अपना बस. यस, फॉर एग्जांपल, जब आप लो ऑन एनर्जी हैं, ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दिन का वैसा टाइम है जब आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाने के बाद थोड़ी नींद भी आती रहती है, यू पिक सब्जेक्ट्स विच आर इजी फॉर यू, जिसमें आपको एफर्ट ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है. तो आपका स्टडी आवर भी कंप्लीट हो रहा है, आपका सिलेबस भी हो रहा है, एंड आप मेंटली बुरा नहीं फील कर रहे हो कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा. पॉइंट्स जब आप उस टाइम पर हो जिसमें आप फोकस अच्छे से कर पा रहे हो, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश अगर आप बैठे हो, या शाम को थोड़ा उसके बाद आप फ्रेश बैठे हो, तब आप अपने दुश्मनों से डील करो, बिकॉज नाउ यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड आपके पास वो फोकस भी है कि अब आप वो सारी चीज़ें टैकल कर सकते हो. तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अपना शेड्यूल आप एफिशिएंट बना सकें. Same goes with the topics and the chapters as well. Yes, yes, absolutely. Great. ये आपने बहुत अच्छी बात की. आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप चीज शॉर्ट आउट कर ले कि आपको कौन सी चीज कब करनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, यार ये मुझसे हो नहीं रहा, ये मेरे लिए डिफिकल्ट है. एक्चुअल में शायद इस कारण हम बहुत सारी चीजें को कॉम्प्लिकेटेड करते हुए चलते हैं. Yes. ये चीज़ें किसी भी बच्चे के साथ जब हम बैठ के डिस्कस करते हैं तो प्लान आउट करने के बाद सबको ये लगता है कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी, बट वही होता है कि कोई थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जब उसमें डालते हैं तब समझ में आता है. जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तब ये नहीं आता है. मैंने काफ़ी बार एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने कैट 3 बार दिया, मैंने जीमैट 2 बार दिया, मैंने जेडबलई 2 बार दिया, तो इस चक्कर में सीख गया काफ़ी. सर आपने करंटली आप फिजिक्स वाला की फ्रेंचाइज को कर रहे हैं, बोल दिया सही है. मैं उसके बारे में बात करूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज जानना चाहूँगा कि आपकी कॉर्पोरेट जर्नी भी रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा. सो आईआईटी जाने के बाद, जो कि इनिशियली हर किसी का फोकस रहता है जॉब प्लेसमेंट में, मेरा भी वही था. मैं पहले यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में सेलेक्ट हुआ था एज अ डेटा एनालिस्ट, तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स काम किया. देन आई वेंट टू अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि हेल्थ केयर देखने के बाद मेरा फाइनेंस साइड थोड़ा जाने का मन था.
एंड थैंक्स टू आईआईटी ब्रांड नेम इंटरव्यू तक तो पहुंच ही जाते हैं, बाकी मैंने तैयारी कर ली थी. सो आई वेंट देयर. ऑलमोस्ट 1 साल में अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने काम किया. देन आई स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड देन उसके बाद मैं एमबीए करने के लिए आईएसबी में था. एंड पोस्ट दैट completely now into education. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि मतलब ये मेरा पर्सनल है, इसमें प्लीज़ बाकी किसी कोचिंग का या वो सारी चीज़ें मत डालिएगा. ये मत बोलिएगा कि मैं फिजिक्स वाला की तरफ से बात कर रहा हूँ. दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ कि अच्छी एजुकेशन इतनी महंगी भी नहीं होनी चाहिए. महंगी है ठीक है, उसका एक रीज़न भी है एंड आई नो वो कॉस्ट जस्टिफाई भी होता है, बट उतनी महंगी भी नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही था कि यार ये अफोर्डेबल है. ओके. ज़्यादा खर्चा करने की आप कर सकते हो, ज़्यादा खर्चा बहुत अच्छी बात है, पर क्यों करने की ज़रूरत है जब आपको वो चीज़ उतने में मिल रही है, राइट? वैल्यू फॉर मनी जिसको हम कहते हैं. पहला इंपॉर्टेंट रीज़न ये था. दूसरा जो सबसे अच्छा रीज़न था वो कि इनका जो टीचर रेटिंग सिस्टम है, जिस तरीके से अपनी फैकल्टी को टाइट करके रखते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो इन अ वे द एंटायर सिस्टम इज डिजाइंड इन अ वे कि आपको हर बच्चे पे फोकस करना है. आप सिर्फ टॉपर्स के साथ एक प्रेफरेंशियल बिहेवियर नहीं कर सकते. जो बच्चे आ नहीं रहे हैं उनके साथ आप इग्नोरेंस वाला बिहेवियर नहीं कर सकते. जो बीच के बेचारे फंस जाते हैं ना इधर के ना उधर के, उनको आप छोड़ नहीं सकते. यू हैव टू केटर टू एवरीवन एंड इसके ऊपर हर एक फैकल्टी का, हर एक टीचर का उस पर रेटिंग रहता है कि ये अगर आपने किया है तो आपकी रेटिंग अच्छी होगी, ये नहीं किया है तो नहीं. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी काफ़ी कि नहीं यार, दिस इज़ ए इट इज़ अफोर्डेबल एंड बी इट इज़ फेयर. सारे बच्चों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आ रही है. सो दैट्स व्हाई वी वेंट. करंटली फिजिक्स वाला आपने बोल दिया, गोंदिया सिटी चुनने का कोई स्पेशल रीजन? सो गोंदिया एजुकेशन वाइज अब जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है पिछले कुछ सालों से, ये हमने देखा. देन गोंदिया के स्कूल्स के साथ भी पहले हमने थोड़ा बहुत काम किया था, तो वहाँ से भी हमें एक आइडिया लगा कि अच्छा इतने सारे बच्चे हैं एंड दे हैव टू माइग्रेट टू बिगर सिटीज़ जो कि आसपास है पढ़ाई करने के लिए. एंड स्पेशली लड़कियों के लिए थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज लड़कियों को घर वाले उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं किसी दूर शहर में भेजना टू स्टडी इन दीज कोचिंग, स्पेशली जब वो स्कूल 11th-12th वाली एज में है. सो वी सॉ दैट अपॉर्चुनिटी. देन दूसरी चीज़ एक और ये पता चली कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फिजिक्स वाला के ऐप से पढ़ रहे हैं. ओके. तो अगर जो एग्जिस्टिंग जहाँ पे भी वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर किसी रीज़न से क्लासेस मिस हो गई या किसी रीज़न से टीचर से जो भी है उतना अच्छा कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, सो दे रेफर टू फिजिक्स वाला ऐप. एंड वो नंबर बहुत ही अच्छा था, वो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग था. इस पूरे एरिया के आसपास मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स सिर्फ फिजिक्स वाला के ऐप से JEE और नीट के सिलेबस के कोर्सेज वो उसमें से कर रहे हैं. तो मैं कहा जब इतना अच्छा डिमांड है, इतना अच्छा एप्रिसिएशन है बच्चों के बीच में, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट. जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी स्टेप क्या है जो स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए? सबसे ज़रूरी स्टेप तो एक्चुअली सर इसकी तो बहुत बड़ी मैनुअल है, वो पूरी मैनुअल आपको फॉलो करनी चाहिए फ्रैंकली. बट मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लो कि क्या आप अपना 100% देना जानते हो. डू यू एक्चुअली नो कि जब मैं अपना पूरा 100% देता हूँ तो वो कैसा दिखता है. हाउ डज इट फील टू गिव योर 100%. और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे सिर्फ इसी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते बिकॉज वो कभी अपने 100% वाले मार्क तक पहुँच नहीं पाए हैं, कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं कि हाँ ये होता है 100% एफर्ट मारना. एंड एज अ इंस्टीट्यूट को चलो साइड में रखते हैं, एज अ टीचर या एज अ काउंसलर मेंटर मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि आप हर बार अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैंने अपना 100% दिया. अगर आंसर है यस, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन यू कम टू अस, वी आर हियर टू हेल्प. बट अगर आंसर है नो, तो फिर वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है. उसके पहले कोई प्रॉब्लम आपको और सॉल्व नहीं करनी, पहले वही ठीक करना. 100% एक टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन Yes. जो प्रिपरेशन करनी है कि वी कैन से कि जो वॉर लड़नी है वो आपको खुद लड़नी है, जो स्टूडेंट्स है उसको खुद लड़नी है. वॉर वाली चीज इतना वायलेंट क्यों हो रहा है सर? आप एजुकेशन में बोलते हैं ना, गुरु का काम है मार्ग दिखाना, चलना तो शिष्य को पड़ेगा. बस. सर अभी तक के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बात किए हैं. अब जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन के समय पे? ये जो सबसे पहला और सबसे कॉमन है वो मैं पहले ही बोल के निपटा देता हूँ क्योंकि वो बहुत हर कोई सुन चुका है.
वो डिसिप्लिन, टाइम से पढ़ना, जितना काम है उतना कंप्लीट करना, वो सबसे पहला स्टेप है। वही 90% तो वहीं फेल हो जाते हैं। ओके। सेकंड, संगति। अब ये संगति बहुत डेंजरस चीज़ है। संगति आपको अपने सही ट्रैक से भटका भी सकती है, और ऐसा भी हो कि आप पढ़ने वाले बच्चों के बीच में ही रहते हो, लेकिन आप उनसे इन्फ्लुएंस हो के अपने माइंड में प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, या अपनी स्ट्रैटेजी बार बार बदले जा रहे हो। तो ये संगति बहुत सोच समझ के चुननी पड़ती है, और ये सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज एक हो जाता है। देखिए, कुछ बच्चे हैं जिनको अकेले रहने में कोई तकलीफ नहीं है, वो अकेले अपना निकाल लेते जी। हैं, बट ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा एक कंपनी, थोड़ा फ्रेंड्स रहे जिनसे बात कर सके, रैंट कर सके, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। तो यहाँ संगति, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक वो आ जाता है कि कॉमन एक ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ पर गलतियाँ होती हैं। ओके। आपने जो क्वेश्चन बोला मैं उसी से एक पॉइंट पिक कर रहा हूँ सर। हाँ। कि जो स्ट्रेस है, जी। ठीक है, स्ट्रेस कैसे हैंडल करना चाहिए स्टूडेंट्स को? अगर बाय चांस अगर इन चीजों का स्ट्रेस आ रहा है तो वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस आता है एक ही रीज़न से, कि एक्चुअली दो रीज़न है। स्ट्रेस आता है कि या तो मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उस जी। बात का स्ट्रेस है, बिल्कुल। या तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। दो अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। पहला कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये वाले स्ट्रेस के साथ डील करने के अलग अलग तरीके। इसमें ये देखना पड़ता है कि आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला, एग्ज़ाम क्लियर करना एक अलग चीज़ है, अच्छे से पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है। एग्ज़ाम में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने टेस्ट देने के तरीके में क्या डिफरेंस लाना है, एंड अकॉर्डिंगली माई स्टडी स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू चेंज। फिर मैं सोचूंगा कि अब मुझे कैसे पढ़ना है। ये पहले वाले को हो गया। दूसरा वाला जो स्ट्रेस है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पता है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस आलस आ रहा है और उसकी वजह से टाइम बीतता जा रहा है और मुझे स्ट्रेस आ रहा है। देखो, इसका अपने ऊपर एक डिसिप्लिन इम्पोज करने के अलावा, हार्ड एंड फास्ट इम्पोज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ओके। करियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो जेई नीट क्लियर करने के बाद में स्टूडेंट्स के पास में क्या ऑप्शंस होते हैं? नीट के केस में तो काफ़ी लिमिटेड ही रहता है। मतलब यू कैन बी इधर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और यू कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन गो इनटू। आप कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं, जहां आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को आप गाइड कर रहे हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हैं। सो दैट्स वन थिंग। वो नीट के लिए तो थोड़ा सा है। बट जेडबलई के केस में तो आप देखेंगे कि इंजीनियर एक्टर भी बन रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन रहे हैं, बिल्कुल। फिल्म मेकिंग में भी आ रहे हैं, मेरे जैसे कुछ एजुकेशन में भी घुस गए हैं, टीचर भी बन रहे हैं। तो that's one beautiful thing about engineering colleges, and specifically जो JEE के बाद जो अच्छे colleges उसमें मिलता है कि सब तरफ का एक्सपोजर होता है। एंड बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं जो कि मेरे जैसा माइंडसेट ही लेकर जाते हैं कि भाई बहुत पढ़ाई कर ली, अब कुछ और देखते हैं, जी। थोड़ी दुनिया देखते हैं, कुछ और नया सीखते हैं। एंड दोज कॉलेजेस गिव यू दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर। तो वहाँ से फिर इतनी सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है निकल के आती है। यूपीएससी क्लियर करना इज़ वेरी कॉमन, या यूपीएससी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना आफ्टर क्लियरिंग जेई और आईआईटी में आपको उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके। उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि वो अपना 100% निकालना जान चुके हैं। उनको पता है कि अपने अंदर से 100% एफर्ट कैसे निकालना है, एंड उसके लिए अब वो एक बिगर चैलेंज उन्होंने सेट कर लिया है कि जेडबलई से बड़ा एग्जाम देश में कौन सा है, यूपीएससी निकालेंगे। ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, एक अपने आप को इवेलुएट करने का भी एक टूल है। यस यस यस। आप लाइफ में किसी भी जगह जाएंगे तो कंपटीशन तो मिलेगा 100% सर। आप चाहे दुकान खोल लीजिए, चाहे आप पॉडकास्ट चला लीजिए, चाहे आप जॉब कर लीजिए, कंपटीशन तो रहेगा। बिल्कुल। तो दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग इनटू अ कोचिंग क्लास, प्रिपेयरिंग, पहली बार फेल हुए, फिर फाइनली क्लियर हुआ, ऑल ऑफ दोज डिफिकल्ट डेज जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी कैरेक्टर बिल्ड कर रही है, सो दैट फाइनली जब आप अपना प्रोफेशन पिक करोगे तो आप वहाँ पर ये बचपन की सारी लर्निंग्स आपकी हेल्प करेंगे कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे ईमानदारी से आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपकी तब हेल्प करती है। जी। तो सिर्फ एग्जाम नहीं है, अपने आप में एक लाइफ लेसन्स वाला एक पूरा एक्सपीरियंस है। जी।
सर मैं इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूंगा कि आजकल सक्सेस को जो मापने का दायरा है वो मनी से होता है कि यस जिसके पास जितना मनी है वो उतना सक्सेसफुल है, एक ये पैरामीटर है उसको मापने के लिए। और जब बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं 10th और 12th के बाद में जो इंटरनेट में वो देख रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर उसके बाद में वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मुझे इसी तरफ में जाना है, या मुझे ब्लॉगर बनना है, या मुझे वीडियो करनी है, या मुझे रैप करना है, ये सारी चीजें उनके लिए एक बेसिक एजुकेशन और एक इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए ये वो फील्ड्स हैं जो नई हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप पैसे नहीं बना सकते या ये बिल्कुल यूजलेस है, पर आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि जो फील्ड्स या जो प्रोफेशंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जहाँ पर एक पूरा पूरा सिस्टम बना हुआ है, जी वो सिस्टम में बैकअप ऑप्शन अच्छा खासा रहता है। एक बार आपने उस सिस्टम में थोड़ा एक लेवल तक आप पहुंच गए, फिर आप इस तरीके की रिस्क लोगे तो आपके पास एक बैकअप रहेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा कि सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे जो भी हमें बहुत ज़्यादा दिखता है, वो आप उस बात को समझिए कि सोशल मीडिया थ्राइव्स ऑन व्हेन पीपल आर हुक्ड टू देयर डिवाइसेस। सोशल मीडिया चाहता है कि आप फ़ोन में रील देखते रहे देखते रहे देखते रहे, वो आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो जिसके वजह से आप वो फ़ोन पकड़ के रखेंगे। अगर आप फ़ोन छोड़ने वाले होंगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा कि इससे आप वापस पकड़ के रखें फ़ोन को। सो बिकॉज ऑफ दैट वो वही चीज़ें आपको दिखाते हैं, दैट मे नॉट नेसेसरीली बी ट्रू। आपको दिख रहा है कि कोई व्लॉगर बना बना के बहुत उसके फॉलोअर्स आ गए, वो ब्रांड कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, हम उनको पैसे कमा रहे हैं। पहली बात कि भाई वो व्लॉगर हो सकता है, या जब वो बता रहे हैं ये सारी चीज़ें तो इट इज़ पॉसिबल कि दे मे बी लाइंग या दे मे नॉट बी एंटायरली ऑनेस्ट। जी मैं अपनी सिर्फ सक्सेस बताऊंगा कैमरे के सामने या सबके सामने, मैं कभी भी अपना फेलियर नहीं बताऊंगा। 100%। मैं ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, लोगों को दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, पर पीछे मुझे पैसे पूरे मिले नहीं हैं अभी। ऐसे सिचुएशंस भी होती है। सेकंड, ये जो लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन में फेमस हो गए। जी इन्होंने भी 5-6 साल कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ किसी तरीके से उसको परस्यू किया होगा, कितने वीडियोस बनाए होंगे, एंड फिर फाइनली जाके पॉपुलर हुए होंगे। एंड वन थिंग विच मोस्ट मॉडर्न डे इन्फ्लुएंसर्स डू, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे वो कॉमेडियन, कैसे भी, एक बार वो पॉपुलर हो जाते हैं तो अपने पुराना सारा कचरा वो हटा देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सो दैट किसी को दिखे ना, और वो भी नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वो उनके खराब दिन थे, क्यों किसी को दिखाना। बिल्कुल। तो एक बहुत ही लिमिटेड और रोजी पिक्चर हमारे सामने पहुंचती है कि भाई ये तो फट से सड़क से उठ के स्टार बन गया, ऐसा है नहीं। उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगी है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा समय गया है। आप अगर इस चीज़ में जा रहे हैं तो आप ये देखिए क्या आप वो समय देने के लिए तैयार है जी। एंड दूसरा आप ये भी देखिए कि क्या आप में सच में वो टैलेंट है उतना समय देने का, बिल्कुल वो वैलिडेशन क्या आपके पास है, अनबायस्ड वैलिडेशन। ऐसा नहीं कि मैं आपसे आके पूछ लिया और आप तो मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई बहुत अच्छा था और मैं बनाना शुरू कर दिया, किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। अनबायस्ड वैलिडेशन होना चाहिए उसमें। बिल्कुल। सर हमने तो ये इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। यस एक और अभी जो कल्चर चल रहा है स्टार्टअप कल्चर, बट स्टार्टअप को स्टार्टअप की तरह नहीं लिया जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कोई अगर एक चाय की शॉप लगा ले रहा है, वड़ा पाव खोल ले रहा है, या कुछ भी कर ले रहा है और उससे बोल रहा है कि ये मेरा स्टार्टअप है, बट रियलिटी जब वो ऑन ग्राउंड उतरते हैं तो जब फैक्ट चेक होता है तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये स्टार्टअप नहीं है, ये बिजनेस को मैं किसी और वे में कर रहा था या कुछ और सोच करके मैं आया था। उनको ये लगता है, वो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं कि अगर ये व्यक्ति 7 रुपए की चाय बेच रहा है, दिन भर में 1000 बेच रहा है, 7000 रुपए पर डे, कैलकुलेशन इस वे में होता है। मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका व्यू चाहूंगा। काफ़ी फनी ट्रेंड है ये बात, मैं मानता हूँ। पर देखिए इसमें अगेन आप इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए हैं, प्लीज़ सोशल मीडिया पर जो भी आ रहा है उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, पहली बात। दूसरी बात कि आपके पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो इतना अच्छा होता तो आपके पेरेंट्स क्या नहीं कर लेते? क्या उनको किसी ने नहीं बताया इसके बारे में? क्या उन्होंने ये देख के कभी कैलकुलेशन नहीं किया होगा कि यार ये इतने की चाय मुझे दे रहा है, दिन में इतनी चाय बेचता होगा, मैं यही काम कर लेता हूँ? उन्होंने भी तो सोचा होगा ये बात। पर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको कभी उन खर्चों के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है,
अगर आप किसी भी जगह पर कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस थोड़ा सा भी अगर ट्रैक्शन गेन करने लगता है, इवन 1 घंटे के लिए अगर आपके पास ज़्यादा भीड़ आ गई ना, कितने लोग आ जाएंगे वहाँ पर आपको परेशान करने के लिए कि यहाँ पर आपने ये शॉप कैसे चला ली, यहाँ पर कोई रिश्वत लेने आ जाएगा थोड़ा बहुत, वहाँ पर बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स जी आएंगी। बिल्कुल। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कोई भी सोशल मीडिया वाला बताता नहीं है। एंड हाउ डू यू नो कि वो 2 दिन वीडियो बनाने के बाद अंदर जाके कुछ और काम नहीं कर रहा अपने घर में बैठ के? हाउ डू यू नो कि वो एक जॉब करता है दिन में बिना किसी को बताए और शाम को आके वीडियो बनाता है ये बोल के कि भाई मैं ये स्टार्टअप कर रहा हूँ? सी, पीपल वांट फॉलोअर्स फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, वो अपना इन्फ्लुएंसर बनने के लिए या अपना फॉलोअर बेस बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट देन उनकी सारी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना इस बेवकूफ़ी, वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स थे सर कि जो इम्पोर्टेंट थे डिस्कस करना, और जनरली इन चीजों पे कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। बैक टू अगेन जेई नीट की तरफ हम वापस आते हैं Yes, सर। yes. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करते हैं। फिजिक्स वाला का विजन क्या है? फिजिक्स वाला का विजन जो एज फ्रेंचाइजी ओनर मुझे समझ में आता है कि इट्स क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल प्राइस। ओके। ठीक है। नाउ व्हेन वी से क्वालिटी एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन एक टॉपर बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टॉपर बच्चे आर, थैंक गॉड, वो ब्लेस्ड हैं, उनको आप कहीं भी रखिए वो अपना अच्छा खुद कर लेंगे। कहीं ना कहीं अगर बच्चा बीच में कहीं फंस रहा है कि आगे बढ़ने का पोटेंशियल है बट एक सही गाइडेंस चाहिए, सही मेंटरशिप चाहिए, तो ये वैसे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव विजन है, फिलॉसफी है जो इस कंपनी में है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अहेड विद इट। ओके। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। प्लीज। सक्सेस रेट की हर कोई बात कर रहा है। जी। जो बच्चे टॉप कर रहे हैं अपने 10 12 15 बच्चों का एडवर्टीजमेंट बाकी सारी चीजों टीवी और फ्लेक्स के माध्यम से कर दिया जाता है। जो बच्चे एवरेज रह जा रहे हैं या बिलो देन एवरेज रह जा रहे हैं, उनके लिए क्या फिजिक्स वाला कैसे वर्क कर रहा है? ओके। या आप एज अ फ्रेंचाइजी ओनर कैसे वर्क करेंगे? सो पहला स्टेप तो है आइडेंटिफाई करना कि अगर बच्चे के मार्क्स कभी कभी अच्छे आ रहे हैं, अगर बच्चे के कुछ टॉपिक्स में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो क्लासरूम में एंगेजमेंट ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स कि हाँ उसमें पोटेंशियल है, थोड़ी और मेहनत की जाए तो ये आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि फिजिक्स वाला का सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है। इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली बच्चे को भी पता चल जाएगा, पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा, फैकल्टी को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसा एक पोटेंशियल केस हमारे पास है जिसके साथ ये किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो है कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर को एक जिम मेंबरशिप की तरह समझिए। मैंने अगर जिम की फीस दे दी है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं साल भर में शाहिद कपूर जैसा दिखने लगूंगा। मुझे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। जिम ट्रेनर की बात सुननी पड़ेगी, उतना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, पूरा शेड्यूल मुझे अपनी पूरी लाइफ उस तरीके से चेंज करनी पड़ेगी सो दैट वो जिम में जो मैं टाइम और पैसा स्पेंड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे दिखे। राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ जेडब्ल्यू या नीट के प्रिपरेशन में। जब आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं, आपने वहाँ पैसे दे दिए, आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, बट जो चेंजेस आपको करने हैं, जो स्टेप्स आपको लेने हैं, वो आप ही को लेने हैं। ओके। तो इसके लिए वी जस्ट इंश्योर कि हम कॉन्स्टेंटली बच्चों को ये बात याद दिलाते रहे, क्योंकि वो एज ऐसी है, गर्म खून है जी, भटक जाते हैं हम जल्दी इधर उधर, तो उनको याद दिलाया जाए बार बार एंड अप्रोप्रिएटली समय समय पर मोटिवेट भी किया जाए। जी। सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्यूशन क्लासेस की बात करते हैं, हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे होते हैं, आप कैसे एश्योर करते हैं कि वो जो बच्चा है हर उस बच्चे के ऊपर में एक ही तरीके से और प्रॉपरली ध्यान दिया जा रहा है, ये कैसे एंश्योर करते हैं? देखिए यहाँ पर हाइब्रिड क्लास जो है, एज पर माय ओपिनियन। ओके, आप स्टार्ट करें उससे पहले अब हाइब्रिड क्लास क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आएगा, तो एंड देन फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं पहले हाइब्रिड क्लास एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इट्स एसेंशियली अ 2 टीचर सिस्टम। एक टीचर
ऑनलाइन हैं जो कि आपके क्लास के ऊपर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है। जिन टीचर्स से आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, यूट्यूब Okay. पे अगर आप कोई टॉपिक सर्च करके उनसे पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से वो टीचर आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सिस्टम तो घर पे भी था, तो क्लास आने की क्या ज़रूरत है कि इस कोर्स में भी जब मैं वो पढ़ रहा हूँ उस टाइम पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मुझे समझ नहीं है, बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, या कोई अगर मेरे को आके बता के समझा दे तो दिस इज़ वेयर द सेकंड फैकल्टी जो इन क्लासरूम उस टाइम पर प्रेजेंट रहते हैं, Okay. दे हेल्प आउट, ठीक है। Okay. तो ये जो टू टीचर सिस्टम है कि एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है, इसको हम हाइब्रिड क्लास बोलते हैं, ये Okay. पहला। अब हाइब्रिड क्लास क्यों बेनिफिशियल? देखिए, टीचर अगर एक साथ 150 120 बच्चों को पढ़ा रहे हैं भरी क्लास में, पहली बात तो यहाँ पर इतना बैच साइज होता नहीं है, हमारा बैच साइज रफली इससे हाफ या उससे कम ही होता है। जी। बट अगर मान लीजिए उतना पढ़ा रहे हैं तो द टीचर विल ऑल्सो फीड ऑफ द एनर्जी जो बच्चों से उनको मिल रही है, तो नेचुरली स्वाभाविक टीचर कुछ बच्चों पर फोकस ज़्यादा करेंगे और कुछ बच्चों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट टीचर की कोई गलती नहीं है, जी। वो ह्यूमन नेचर है, वो होगा। तो अब जिन बच्चों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं। हाइब्रिड क्लास में क्या होता है कि हाइब्रिड क्लास में ये जो नेचुरली ऑकरिंग पार्शियलिटी है ये काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि जो टीचर ऑनलाइन है उसको एक बच्चा क्या, उसको तो कोई भी नहीं दिख रहा है, हाँ, वो तो सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। और वो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि भाई जो सबसे वीकेस्ट लिंक है क्लास का या जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उस सब्जेक्ट जी। में उसको भी समझ में आए, वो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो एक चीज़ वहाँ इंश्योर हो गई। तो दूसरे जो इन क्लासरूम फैकल्टी है उनका काम ही यही है कि हर बच्चे को केटर करना है, हर बच्चे के साथ आपको बैठना है। जी। जो डाउट फैसिलिटी है वो भी इसी के लिए है कि हर बच्चे के साथ आपको बैठना है, उनकी टाइमिंग उस तरीके से है कि हर बच्चे के साथ। तो ये चीज़ यहाँ पर फिर काफ़ी हद तक जो है एलिमिनेट हो जाती है। तो अब अगर कोई बच्चा हमारे टॉपर्स वाले उसमें नहीं आ रहा है, जो थोड़ा स्ट्रगलिंग वाले कैटेगरी में आता है, उसकी यहाँ से मदद हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ओके। एंड अपने ये तो चीजें बताई सर, लेकिन अब एज अ पेरेंट, अगर मैं एक पेरेंट हूँ तो मेरे दिमाग में फिर ये सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि आप ठीक है पर्सनलाइज क्लासेस और सारी चीजें तो बच्चे को बता रहे हैं, Yes. लेकिन मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी क्या मतलब उसमें क्या ग्रोथ हो रही है, ये मैं कैसे मॉनिटर करूंगा? देखिए, यूजुअली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि किसी भी कोचिंग सेंटर में यूजुअली हर 15 दिन में एक टेस्ट होता है। जी। तो अगर पहले टेस्ट में मेरे एक्स मार्क्स आए हैं या जी, एक्स रैंक आया है बिल्कुल। और दूसरे टेस्ट में उससे बेटर आया है, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ इम्प्रूव हो रहे हैं। बट नॉर्मल कोर्स के टाइम पे पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में सिलेबस का डिफरेंस होता है। हो सकता है कि पहले टेस्ट में जो चैप्टर्स आए वो डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए, इसलिए नंबर कम आए। दूसरे टेस्ट में जो चैप्टर्स आए वो मेरे लिए ईजी थे, इसलिए मेरे नंबर ज़्यादा आ गए। तो क्या मैं इसे अपनी इम्प्रूवमेंट बोल सकता हूँ? नहीं। सो दिस इज़ वेयर आपको और एक डेप्थ लेवल पे जाना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि इन जनरल स्टूडेंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के साथ कैसे डील कर पा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस के साथ, मीडियम लेवल क्वेश्चंस के साथ कैसे डील कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फिज़िक्स वाला के टेस्ट में या उनके एनालिसिस में, जो भी बच्चा टेस्ट देता है उसके बाद उनको जो भी एनालिसिस मिलता है, तो वहाँ से समझ में आता है कि अच्छा डिफ़िकल्टी लेवल, अगर वो टॉपिक आसान था तो मेरे से वो भी क्रैक होना चाहिए, अगर वो टॉपिक मेरे लिए मुश्किल था तो मीडियम इजी में भी शायद मेरी हालत ख़राब हो सकती थी। यहाँ से आप देखेंगे कि वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, एंड दिस इज़ व्हाट अगेन इज़ कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ओके। कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, इस तरीके से। देन अनदर थिंग इज़ कि इन जनरल बच्चे के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई टॉपिक ऐसा आता है जो उसके फेवर का है, जी। जिसमें वो इम्प्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव कर रहा है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि वो बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। ओके। एंड मैं कैसे मॉनिटर करूं कि मेरा बच्चा क्लास ओपन करके बैठा हुआ है या अटेंडेंस उसकी है या नहीं है? क्या इसके भी मुझे वीकेंड से Yes. नोटिफिकेशंस मिलते हैं या मुझे Yes. पता चलता है? और ये सारी चीजें मैं कहाँ देख सकता हूँ? पीडब्ल्यू का ऐप है, उस पर सारी चीज़ें आ Okay. जाती है। वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक अटेंडेंस पॉलिसी। तो बच्चे क्लास में आ रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है, ऐसा नहीं है कि पंच करके कहीं और चले जा रहे हैं। क्लास इंचार्जेस भी रहते हैं टू इंश्योर कि बच्चे इधर उधर ज़्यादा देर गायब ना रहें। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन एंड फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से इम्प्लीमेंटेड। ओके सर, एक जो चीजें बोली जाती है, बड़ा है तो बेहतर है, उसी का मैं सेकंड अगर बोलूँ तो महंगा है तो बेहतर है।
तो आपने बात की अफोर्डेबिलिटी की, यस। तो अफोर्डेबिलिटी के साथ में आप क्वालिटी कैसे बैलेंस कर पाते हैं? देखिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ना, स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री में आपको बैक एंड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल जेडब्ल्यू का पेपर है तो वो आईआईटी बॉम्बे भी बना सकता है, खड़गपुर भी बना सकता है, कानपुर भी बना सकता है। तो उसके पीछे रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस साल जो जेडब्ल्यू का पेपर है वो कौन से आईआईटी से बन रहा है, वो किस तरीके का पेपर बनाते हैं, वैसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस बच्चों को कराएं। तो बड़े के केस में अच्छी बात ये हो जाती है कि दे हैव एम्पल रिसोर्सेज। वो इसके लिए एक टीम पूरी बैठा सकते हैं कि भाई आप इस पे रिसर्च करिए और इसमें से कंटेंट वैसा बना के लाइए सो दैट वो हम स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर जी। सकें। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उनके हर सेंटर में कॉमन है। आई थिंक इनके कुछ 130 140 से ज़्यादा सेंटर्स अभी इंडिया में आ चुके हैं। ओके। तो उनके हर सेंटर में कॉमन है कि इस एग्जाम के लिए मुझे इस पैटर्न पे प्रिपरेशन करानी है। सो दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड रिसर्च टीम, कुछ 70-80 लोगों की, जो सिर्फ यही काम करती है। ओके। तो अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करते हुए भी दे कैन इंश्योर कि वो क्वालिटी बच्चों तक डिलीवर हो रही है, बिकॉज करिकुलम पे रिसर्च करने के लिए डेडिकेटेड एक टीम सेंट्रली बैठाई हुई। ओके। यस। ग्रेट। जैसे हमने कहा सर, ये जर्नी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की है, यस। तो एब्सोल्युटली। पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इस जर्नी में? ये पेरेंट्स का तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, जी। क्योंकि एज अ कोचिंग सेंटर आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि भेदभाव ना हो किसी के भी साथ। बट बच्चे का पार्टिसिपेशन हम इंश्योर कर नहीं सकते। टू सम एक्सटेंड हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम एक चेक लगा के रख सकते हैं, बट पेरेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है कि वो टाइम टू टाइम बस ध्यान देते रहें। उनको खुद प्रॉब्लम दिख जाएगी, उनको प्रॉब्लम दिख जाएगी तो हमें पता चल जाएगी, हमें पता चल जाएगी तो हम उसका कोई समाधान ढूंढ लेंगे। यूजुअली क्या होता है कि कोचिंग में डाल दिया, छोड़ दिया, फिर ध्यान नहीं दे रहे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि पेरेंट्स बोलते हैं हम उतने अवेयर नहीं है, हमें ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं जी। है। या आप 4-5 यूट्यूब वीडियो देख के आप अपना अवेयरनेस लेवल उस पॉइंट तक लेकर आ सकते हो जहाँ आप अपने बच्चे के साथ एक फेयर कॉन्वर्सेशन कर सको, वो उतना कोई जी। बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, यू नीड टू गेट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू दैट लेवल कि आप ये पहचान सके कि बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा चिंता में तो नहीं है, या बहुत किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं निकल गया है, या एकदम टाइम वेस्ट ही तो नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, आज की टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से भी पेरेंट्स को बेवकूफ़ हमने भी बनाया है, आज के बच्चे भी बना रहे हैं। जी। आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपका बच्चा आपको बेवकूफ़ बना रहा है या नहीं। जी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें। देन सेकेंड इज़ कि आप ये इंश्योर करें कि आपके बच्चे के लिए वो एक एनवायरनमेंट है। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, वो पूछते हैं कि सर इतने सारे कोचिंग हो गए, हम कैसे सेलेक्ट करें? हमारा सिंपल आंसर होता है, आपको जो टीचर अच्छे लग रहे हैं आप उनसे पढ़िए। या तो आप उनका डेमो क्लास अटेंड कर लीजिए, जैसे फिजिक्स वाला के केस में क्या, जिन टीचर से आप पढ़ने वाले हो उनको आप ऑनलाइन सारा देख सकते हो, जी। तो आप ऑनलाइन जाके उनका देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनसे पढ़िए, बिकॉज टीचर दुनिया का बेस्ट टीचर भी होगा तो भी कुछ बच्चे छूट जाएंगे जो बोलेंगे कि मेरे को इनका समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। इसमें टीचर की कोई गलती नहीं। जी। होता है, कुछ बच्चों का कनेक्ट एक पर्टिकुलर टीचर के साथ बन जाता है। अगर आपके बच्चे को वो कनेक्ट फील हो रहा है देन आप वहाँ भेजिए, अगर नहीं हो रहा है तो ढूंढिए वैसा कोई जहाँ आपके बच्चे को वो कनेक्ट फील हो रहा है। दैट्स इट। तो ये दो चीज़ें हैं जिसका पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं, और ये दो चीज़ें में ध्यान रख दी जाए तो फिर 90% ऑफ द जॉब इज डन। बिल्कुल। सर, जब पेरेंट्स की बात आती है तो एक और जो पॉइंट बाहर निकल के आता है, कंपैरिजन। फैमिली में आस पड़ोस में सारी चीजों कंपैरिजन चालू हो जाता है कि उसने किया तो तुझे करना, या ये वाली चीजें। तो आप इसको कंपैरिजन को कैसे काउंसलिंग करते हैं, या कैसे इस चीज को देखते हैं? देखिए, अगर पहले मुझे किसी बच्चे से अगर ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो मैं तो पहले पेरेंट्स को ही डांट देता हूँ कि जब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह से निकल के आए हैं कि आप उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। सो एंड सेकेंड चीज़ इसमें ये है कि कंपटीशन या कंपैरिजन आप खुद से करिए ना। कि स्टूडेंट्स को भी हम यही बोलते हैं कि भाई आप आसपास वाले लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी चीज़ें चेंज मत करिए, उनके स्ट्रेस में मत आइए। आप बस ये देखिए कि मैं कल जैसा था, क्या मैं आज उससे बेटर हूँ, बेटर। राइट। और मैं कैसा क्या करूँ कि मैं कल और बेटर हो पाऊँ।
क्योंकि अगर आप अपना ही इम्प्रूवमेंट डेली 1% 2% थोड़ा आप इम्प्रूव करने लगेंगे 2 साल में मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रेट। लेकिन अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे तो आप जिधर हैं आप वहीं के वहीं फंसे रहेंगे, बाकी लोग तो आगे निकल जाएंगे, आप वहीं फंसे रहेंगे। तो इसमें अक्सर ऐसा करना पड़ता है, वो आपने देखा है कभी कभी घोड़े के ऊपर एक वो ऐसे, बांध दिया था। उसका एक रीज़न है, इधर उधर ना देखे। तो वो हमें बच्चों को भी ऊपर लगाना पड़ता है वो कि इधर उधर मत देखो, आप बस अपने ऊपर फोकस करो। राइट, मतलब सेल्फ कंपैरिजन अगर वो करेंगे तो ये हमेशा बेनिफिशियल ही यस होगा वो, यस यस क्योंकि वो अपना वी कैन से वो अपना प्रोग्रेस रोज मार्क कर पा रहे हैं कि मैं कल Yes. कहाँ था आज कहाँ हूँ, और हर दिन उसमें अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक बेटर यस वर्जन यस निकल के आएगा। एंड ये चीज़ इस एज में समझना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे लाइफ में बहुत प्रेशर आने वाला है, जी, बहुत कंपटीशन आने वाला है। तो उस टाइम पर अगर आपके पास ये एक बुनियाद आपकी बनी रहेगी ना, तो दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। जी। बहुत ही अर्ली टाइम से कई बार पेरेंट्स बच्चों की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पीछे लग जाते हैं, 5th 6th 7th 8th पर, मतलब एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे इसमें आगे करना है। इसका एक प्रिपरेशन करने का सही टाइम क्या हो सकता है, या कब से इसके बारे में सोचना चालू कीजिए, या कौन से पैरामीटर है वो होने के बाद में ये सोचना चाहिए? देखिए अर्ली एज में आप इतना तो समझ जाएंगे स्कूल के मार्क्स से और लोगों के फीडबैक से कि बच्चे XYZ सब्जेक्ट्स में या XYZ फील्ड में अच्छे हैं, ठीक है। तो जैसा ही ये सुनते हैं पेरेंट्स का दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाता है कि आगे जाके हो सकता है ये करेगा, आगे जाके हो सकता है ये डॉक्टर बनेगी, ये दिमाग उनका चलना शुरू हो जाता है। आइडियली आई थिंक कि क्लासेस 4 5 6 तक की एज तक आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का एप्टीट्यूड बराबर से ओके, बढ़ रहा है आगे, वो लर्निंग वहाँ पर हो रही है। देन व्हेन द टाइम कम्स 8th 9th 10th, ये वाला टाइम है जब आप फिगर आउट करें, जब आप सोचें जी, कि अब आगे क्या करवाना है, किस स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है, वो तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी का भविष्य बता सकते हैं देख के कि ये तो यही बनेगा, ये तो यही बनेगा, ऐसा। तो यू शुड ओनली एम फॉर कि मेरा बच्चा एक अच्छा एक्सपोजर मैं अपने बच्चे को कैसे दिला सकता हूँ, ठीक है। कैसे मेरा बच्चा उस कॉलेज तक पहुँच जाए जहाँ ये दुनिया देख ले, जहाँ इसको 10 प्रकार की चीज़ों के बारे में पता चल जाए, जहाँ इसको अपना लाइवलीहुड बनाने का, पैसे बनाने के 10 और तरीकों के बारे में पता चल जाए जिसपे कंस्ट्रक्टिवली काम कर सके। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट है जो इसकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है? क्या वो मैथ्स है, क्या वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट? तो उस तरीके से फिर आप उसका डिसीजन ले सकते हैं एक गुड फेथ के साथ कि नहीं भाई ये सेफ है, जी। सेफ है। एक थोड़ा सा वी कैन से एक फनी हाँ, आप ये भी मुस्कुरा रहे चीज थे, हो सकता है कि आपने देखा होगा कि मैंने स्माइल किया कि हाँ, ये होता है कि आजकल बहुत सारे कॉलेजेस ना कुछ ऐसे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, वो DMIT या समथिंग कुछ तो भी एक, वो जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और वो सारी चीजें स्कैन करते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट्स आपको देते हैं और आपकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये एडमिशन से पहले करते हैं कॉलेजेस, और वो बताते हैं कि आपका बच्चा किस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा करेगा। और जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज करते हैं तो उनके बच्चों का मैक्सिमम रिजल्ट आता है कि इंजीनियरिंग में बेस्ट करेगा। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए वो वैसी बात हो गई ना कि जो सिगरेट बना रही है कंपनी वही कैंसर रिसर्च को भी फंडिंग दे रही है कि लंग कैंसर कैसे, मैं वो वैसी बात हो जाएगी कि अगर आपको इफ यू रियली वांट टू गो फॉर अ प्रोफेशनल ओपिनियन अपने बच्चे का एक पूरा साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके ये समझने के लिए कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या रहेगा या इसके लिए बेस्ट करियर पाथ क्या रहेगा, जी, तो आप किसी अनबाइज्ड एजेंसी के पास जाइए, आप किसी ऐसे कंपनी के पास या किसी ऐसे प्रोडक्ट के पास जाइए जहाँ पर किसी कॉलेज वॉलेज का कोई टाई अप ना हो। तो आपको पता रहेगा कि हाँ ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमें इंजीनियरिंग की तरफ ही ढकेल देंगे या मेडिकल की तरफ ही ढकेल देंगे, या कि किसी का कुछ भी नहीं निकला तो उसको बोल देंगे नहीं आपका बच्चा तो आर्टिस्ट बनेगा। वो दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्यूरेट आई फील। मुझे लगता है कि अगर आप वो करवाना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, करवाना भी चाहिए, तो आप कहीं ऐसी जगह जाइए विच इज़ अनबायस्ड, जिनका ऐसे किसी उसके साथ कोई टाई अप ना रहे। ग्रेट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जैसे ही एडमिशन का 12th के रिजल्ट्स आएगा ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो Yes, पेरेंट्स को एक yes, अवेयरनेस yes. होना बहुत इंपॉर्टेंट Yes. रोल प्ले करता है। सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं स्टूडेंट की लाइफ में। ये कैसे, अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? पहले टाइम मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एज पर माय ओपिनियन आपके लिए इजी तभी होगा जब हम क्या करते हैं, यूजुअली अपना टाइम टेबल एकदम स्टैक कर लेते हैं। 2 घंटे ये करूँगा, फिर अगले 2 घंटे ये करूँगा, फिर अगले 2 घंटे ये करूँगा, बीच में इतना सा ब्रेक रखूँगा। फिर आपको बीच बीच में ऐसा टाइम खुद को देना पड़ेगा जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे। आप चाहो तो फ़ोन चला लो या सो इट इज़ अबाउट स्ट्रेटेजिकली प्लेसिंग योर ब्रेक्स एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन दोज ब्रेक्स। ओके, वही आपकी हेल्प करता है एक इफेक्टिव शेड्यूल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा मोटिवेटर है टाइम मैनेजमेंट का, वो यही है कि भाई आप अपने गोल को लेकर कितना सीरियस है। आप जितना सीरियस है, आप दिन भर अगर सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। मतलब सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आप जैसे जैसे उसके बारे में सोचते रहेंगे, आपको खुद अपना टाइम वेस्ट होता हुआ दिख जाएगा कि यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, इसको मैं बचा सकता हूँ, ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रख सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड बाकी इंडिविजुअल्स के हिसाब से भी डिपेंड कर सकते हो। वी हेल्प आउट विद दैट ऑल्सो कि अगर कोई है जो कि इस तरीके से अपना प्लानिंग करना चाह रहा है, तो हम उसके साथ थोड़ा बैठ के उसको एक फ्रेमवर्क भी दे देते हैं कि भाई फॉलो दिस एंड देन मेक योर टाइम टेबल। जी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेस मैनेज करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेरा जो सबसे फेवरेट सॉल्यूशन है वो तो यही है कि भाई दोस्तों के साथ बैठ के जो थोड़ा एक टाइम पास होता है जिसमें एक किसी के मज़े लिए जाते हैं, बाकी सब हंसते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद इट इफ़ यू आस्क मी। बट वो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। तो स्ट्रेस आता इस वजह से है कि हम कंपटीशन को एक हेल्दी वे में नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए फिर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला टर्म जो है वो इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्योंकि वो स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है? वो इस चीज़ से आ रहा है कि मेरे मन में जो एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई मुझे इतना करना है, मैं उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ, और मेरे हिसाब से एटलीस्ट जैसा देख के लगता है कि बाकी सब अपने अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देख के फिर वो स्ट्रेस वाली फीलिंग अपने अंदर आना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस का पार्ट है, ये इस कोचिंग का पार्ट है। मतलब वो एग्ज़ाम क्लियर करने का पार्ट है कि आप ये बात भी समझें कि स्ट्रेस को मुझे कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे यूज़ करना है। देखिए, वो जो वेट है जो आपके शोल्डर्स में है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप चलते चलते इतने तगड़े हो जाएंगे कि फिर वो वजन कुछ नहीं लगने लगेगा। बिल्कुल। ये भी है। दूसरा है कि अगर वो वेट ऐसा निकला कि आप चलते चलते उसके नीचे फिर दब भी सकते हैं, तो उस वेट को मैनेज कैसे करना है अपने फ़ायदे के लिए, कब उस वेट को अपने ऊपर रखना है, हावी होने देना है, और कब उसको भूल जाना है। तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट है इस जर्नी का, जो मैं बोल रहा था कि कंपटीशन से आपको हमेशा डील करते रहना पड़ेगा, वो आप यहीं सीखते हो। क्योंकि आगे जो स्ट्रेस है वो इसी स्ट्रेस का एक कॉपी वर्जन है जो कि थोड़े बड़े लेवल पे बस आ जाता है, बट इट इज़ ऑल द सेम। ओके, सर हम फिर थोड़े से एक लाइटर मोड की तरफ आगे बढ़ते हाँ हैं जी। एंड बात करते हैं कोटा फैक्ट्री की, ओहो। जो एक वेब सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री। सो अगर हम कोटा की बात करें, क्योंकि देखिए ये होता है कि बहुत सारे लोगों का कि अगर मैंने बच्चे को कोटा भेज दिया मतलब वो कुछ बन गया, दिमाग में ये पहले दिन से ये परसेप्शन बना हुआ है। कोटा के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, हम वो जानना चाहेंगे सर। देखो, मैं कोटा में बहुत गुस्से में गया था ओके, कि मेरा कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरा कैसे नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से एक इम्प्रेशन बना के गया था कि मुझे ऐसे जल्द से जल्द निकलना है, ठीक है। बट वो सब चीज़ों को साइड में भी रखा था तो भी आई डेंट लाइक दैट प्लेस। ओके, पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा भीड़, अब तो खैर फिर भी काफ़ी कंट्रोल हो गया है, बट एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एंड वो भीड़ ना आपको बहुत छोटा फील कराती है। ओके, एंड एट दैट टाइम अपने आप को मोटिवेटेड रखना, फोकस्ड रखना, वो तो भूल ही जाओ भाई, बहुत मुश्किल काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। एंड जैसा आपने बोला कि पेरेंट्स को लगता है कि हमने कोटा भेज दिया तो बच्चा कुछ बन गया, बन ही जाएगा मतलब, तो ऐसे तो सब पेरेंट्स सोचते होंगे।
अभी मेरा रूममेट है, उसको या मेरे बाजू में रूम में जो रहता था उसको पढ़ाई करनी ही नहीं है। वो आया लड़कियों के साथ घूमने के लिए, दोस्तों के साथ चिल मारने के लिए, वो ये जवानी है दीवानी का बनी है और मैं यहाँ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सर्कल भी आपको किस तरीके का मिलेगा, यू कांट कंट्रोल इट। जी। एंड सबसे जो मेरे लिए ख़राब चीज़ और मेरे घर वालों के लिए अच्छी चीज़ हो गई थी कि कोटा में खाना खाने के बाद मैं घर में लौकी परवल की सब्जी भी ऐसे रस ले लेके खाता था कि भाई वहाँ खाना बहुत गंदा है। तो इस पूरे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर पाना, खुद का ध्यान रख पाना, क्योंकि अब वहाँ पे जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आती है वो सारी चीज़ें आपको खुद डील करनी है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि नहीं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो भाई आप पढ़ के अच्छे कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें डील करनी पड़ेंगी। 100%। वाई डू यू वॉन्ट टू डील विद दिस एट द टाइम जब आपको सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फोकस रखना है, सिर्फ एक तरफ मुझे अपने एग्जाम का एक गोल बनाकर चलना है, उसी टाइम पर आप ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों झेलना चाहते हो? व्हेन यू हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम, आप चले गए उस कॉलेज में, अब ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तब भी आएंगी, जी। आप जॉब करने जाएंगे तब भी आएंगी, आपको घर ढूंढना पड़ेगा, आपको वहाँ पर हाउस हेल्प ढूंढना पड़ेगा, आपको राशन पानी अरेंज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें तब भी आएंगी। तो एक मेरे को जो लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ईगर हैं, हम घर से बाहर निकले, हम थोड़ा मज़े मारें, क्योंकि हमारे दोस्त जो है वो वहाँ जाके मज़े मार रहे हैं। जी। बट वो जगह वैसी है नहीं, वो जगह इस तरीके की है कि भाई आप या तो वहाँ डिप्रेस हो जाओगे या फिर आप छोड़ के भाग जाओगे। ऐसा मुझे लगता है। मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता कि अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपके पास यहाँ पर साधन है, मत भेजिए। सर कोटा से ही रिलेटेड मेरा जो एक सेकंड क्वेश्चन है और कंसर्न भी है कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है स्टूडेंट सुसाइड की, ये Yes. क्या रीज़न हो सकते हैं? आ, मेरे हिसाब से तो जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व है, मतलब आ, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आसपास के वो भी हैं, जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर वो भी हैं, जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो भी है, और एज पेरेंट्स, जो कि बहुत ख़राब लगेगा ये बात सुन के, पर वो भी हैं कि बच्चा कभी भी स्ट्रेस लेकर पैदा नहीं होता ना, वो कहीं ना कहीं अपनी कंडीशनिंग की वजह से उस स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। एंड अगर हम उस स्ट्रेस को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, सही टाइम पर नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, और वो बच्चा किसी गलत डिसीजन की तरफ चला गया है, तो देन इट्स द फॉल्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। जो इस एजुकेशन इकोसिस्टम में जितने लोग हैं उन सबका फॉल्ट है कि ऐसा हो रहा है। एंड ये चीज़ है कि हम सबको इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर लें, सो दैट उस तरीके का कोई ख्याल भी ना आए, तुरंत इसके साथ डील कर लिया जाए। और जहाँ तक मुझे जितना भी अब न्यूज़ में सुना है, जितना स्टोरीज़ में सुना है, घूम फिर के बात यही आ जाती है कि बच्चा फेलियर से बहुत ज़्यादा डर रहा था, एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले उस तरफ ख्याल जाना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, मतलब फेलियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर इन लाइफ। मतलब आप जब तक, मैं जेई मेरा पहली बार में नहीं निकला, पहली बार में नहीं निकला तभी तो अकल आई ना कि भाई 100% दे, इतने में नहीं निकलेगा। और बाकी भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मेरे को अपने बारे में ही सीखने को मिला था कि यहाँ पर फेल हुए, ये काम करने की कोशिश हुए, वहाँ फेल हुए, मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया, मतलब आपके अप्रोच में भले आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कुछ ना कुछ गलत था। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। उसको काम करके जब उसको सीख के जब आप आगे बढ़ेंगे, यू विल बी इवन स्ट्रोंगर, राइट। जैसे एक चीज़ है जो हम लोग आईआईटी में ऐसे मजाक मजाक में बोलते थे कि जितने बच्चे 11th-12th के बाद जस्ट बाद आईआईटी में घुस गए वो बच्चे ही रह गए, पर जो ड्रॉप किए ना, क्योंकि ड्रॉप करने के बाद उनको दिखता है कि उनके दोस्त आगे बढ़ गए हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई हम ड्रॉप कर लिए, अब तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये प्रेशर से डील करते करते ना ड्रॉपर जो है ना वो थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ओके। और जो एक बार में क्लियर कर लेते हैं ना वो थोड़े बच्चे ही रह जाते हैं। तो हम इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे, बट सी दैट्स व्हाट हैपेंड हियर आल्सो, राइट। वो जो पहला फेलियर था उसको पहले तो अच्छे से हैप्पीली एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि हाँ भाई ठीक है मैं फेल हो गया। दूसरा, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेकर आगे बढ़ना कि मैं फेल हुआ तो इस रीज़न की वजह से हुआ, अगले चांस में अगर मैं ये सारे रीज़न में से कुछ भी रिपीट होता है तो फिर मेरे ऊपर लाना था। नाउ आई विल वर्क ऑन दीज पॉइंट्स एंड बी सक्सेसफुल। तो फेलियर से डर बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को।
अक्सर पेरेंट्स मोटिवेट करने के चक्कर में या दोस्त या टीचर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं मोटिवेट करने के चक्कर में फेलियर का एक नेगेटिव एक फियर क्रिएट कर देते हैं बच्चों के मन में एंड देन दैट्स व्हाट एसेंशियली पुशेस देम इन दैट डायरेक्शन एंड अगर आप स्टेट ऑफ माइंड की बात करें मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है आज की डेट में जो क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यार ये आदमी ठीक है वो बोलते बच्चों के लिए बट जो बातें बोलते हैं ना वो मुझे भी कभी कभी लग जाती है सबको मैं बोलूँगा जितने भी बच्चे अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो भी है अलग पांडे सर को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे ओके अलग पांडे सर का अलग से प्रोफाइल है वो रैंडम क्लासेस के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा फिलोसॉफिकल ज्ञान दे देंगे जो कि कहीं किसी मोमेंट ऑफ स्ट्रेस में ना आपको बहुत एक रिलीफ प्रोवाइड कर देगा Great. तो उनको फॉलो जरूर कर लो काफ़ी बढ़िया सोर्स एक मिल गया है अपने को ऑनलाइन ग्रेट ये एक पॉजिटिव बात आपने बहुत की कि फेलियर को आप एक एक्सपीरियंस एक टीचर की तरह लीजिए जो आपको Yes. बहुत कुछ Yes. सिखा करके जाता है एंड आई थिंक सर ऑन अ लाइटर नोट कि शायद ये जेन जी ने वाला एग्जाम्पल नहीं सुने जो हम 90s के किड ने सुने हुए कि एक बल्ब बनाने से पहले आइंस्टाइन भी 1000 बार फेल हुआ था यस यस जो हमें मोटिवेट करता था उस हमें समय। मोटिवेट करता है उस चीज़ में और थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हमारी जनरेशन थोड़ी बेशरम भी है हम फेल होने के बाद भी थकते नहीं हम कोशिश करते हम रहते हैं कोशिश करते रहते हैं। और ये कुछ जगहों पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट Yes. रोल प्ले करती Yes, है yes, कि हाँ. एकदम आप दब करके नहीं चल सकते हम्म. आपको फॉरवर्ड आना पड़ेगा फेस करना पड़ेगा आप पेरेंट्स के पीछे बहुत देर तक नहीं छुप पाएंगे Right. आपको फेस करना ही है वर्ल्ड को तो क्यों ना आज से स्टार्ट करें और Yes. फेलियर को एक हंसते हुए ले तो वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा हाँ एंड देखिए आपने अगर अपना 100% दे दिया है जी तो जो लाइफ के लिए आपको जो कोचिंग चाहिए थी उसमें आप ऑलरेडी सक्सेस रेट में आप काउंट हो जाओगे या आप अपना 100% निकालना सीख गए भले आपका आपकी एक्सपेक्टेड जगह में सिलेक्शन नहीं हुआ हाँ. भले ऐसी जगह आपको नहीं मिली जहाँ आपको जाना था बट आपने अपना 100% लगाना सीख लिया ना अब अगर आपको जो भी पिक करना है चाहे वही एग्ज़ाम वापस से जी. देना है या कुछ और करना है नाउ यू नो कि भाई अब आप वो पूरी तरीके से ट्रेन हो चुके हो तो अब आप वो कर सकते हो लोग एक मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं मतलब ये नहीं देखते कि रिजल्ट आया है हम्म, एटलीस्ट कम आया है या ज्यादा आया वो एक सेकेंडरी है लेकिन वो लोग बोलते हैं कि मतलब फेल हो गया उस चीज में वैसा लेते हैं सर मैं आगे ये बोलूंगा कि जब हम फेलियर की बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं अभी एंड इम्पोर्टेंट भी है तो अगर कोई बच्चा फिजिक्स वाला के साथ में अगर स्टडी कर रहा है किसी रीजन से अगर वो फेल हो जाता है तो फिर आप लोग उन चीजों को कैसे केटर करते हैं देखिए यहाँ पे फेलियर का मतलब क्या है कि मार्क्स कम अगेन हाँ मार्क्स कम एज इन चलिए ये मान लेते हैं कि बच्चा जो एक्सपेक्ट कर रहा था जो टारगेट करके चल रहा था वहां तक नहीं पहुंच नहीं पाया पहुंच- उसके हिसाब बिल्कुल, से जी। मार्क्स कम आ गए तो फेलियर ठीक है पहली चीज कि हो सकता है कि बच्चे के मन में जो एक्सपेक्टेशन है या पेरेंट्स के मन में जो एक्सपेक्टेशन है जो कंडीशनिंग है अबाउट एनी XYZ कॉलेज और एनी XYZ प्रोग्राम वो हो सकता है कि सही ना हो तो पहला कोशिश हमेशा ये रहती है कि भाई ऑब्जेक्टिवली उनको ये बात बताई जाए कि जो भी ऑप्शंस आपके बच्चे के पास अवेलेबल हैं वो कितने अच्छे हैं कितने पोटेंशियली करियर के लिए आपके लिए वो 4 चांद उसमें लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं कितने अच्छे हैं ये पहले उनको ऑब्जेक्टिवली बताया जाए ठीक है बिकॉज पॉसिबल है कि शायद बच्चे के लिए वो अच्छा डिसीजन हो सकता है अच्छी चॉइस हो सकती है अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर ये देखा जाता है कि अब क्या वो बच्चा उस स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो वापस से ट्राई कर सकता है क्या उसको स्टेट ऑफ माइंड में लाया जा सकता है ठीक है कि थोड़ा उसको काउंसलिंग करके थोड़ा उससे बातचीत करके उसको मोटिवेट करके क्या उसको इस डायरेक्शन में पुश करना सही होगा क्योंकि अगर आप पहली बार में फेल हुए हैं तो आप दूसरा अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं दूसरा अटेम्प्ट लेने जाएंगे टाइम लगेगा पैसा लगेगा एंड उस टाइम में आप देखेंगे कि आपके जो बैचमेट्स थे या दोस्त थे वो कॉलेज जा रहे हैं फ्रेशर पार्टी अटेंड कर रहे हैं किसी ने गर्लफ्रेंड बना ली है ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं तो क्या आप उतने मेंटली स्ट्रांग हैं कि आप उस चीज़ से डील कर सकते हैं ओके ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक बार समझनी पड़ती है उसके बाद ही आप आगे का डिसीजन लेते हैं तो इन एनी सच केस आवर रिकमेंडेशन इज ऑलवेज कि आप बच्चे के साथ आइए एंड यू spend some time discussing on all of these points जी. and then take an informed decision
जी। मतलब आपका बोलना ये है कि पेरेंट्स को एक सिर्फ फीस देते तक के या एडमिशन कराते तक के सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रॉपरली टाइम टू टाइम अगर एक वी कैन से कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन अगर होते रहेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा। मतलब एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहा है, बीच में आके अगर उसके पापा ने उसको ऐसा बोल दिया कि देख तू अपना बेस्ट कर, जितना आएगा ठीक है, बस तू अपना बेस्ट कर। ये एक छोटी सी बात भी ना उस स्ट्रेस को ना एकदम से गायब कर देती है कि चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स खुश है ना, जी। उन्होंने क्या बोला, बेस्ट करना है, मैं बेस्ट लगा दूंगा, उसके बाद जो आया सो आया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप छोटा सा, बस जैसे आपको दिखा कि बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है, ज़्यादा वैसा हो रहा है, तो आप जाके थोड़ा उसको काम डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में निकल सकती हैं उसके बाद। ग्रेट। आपने बहुत एक अच्छी बात बोली कि पेरेंट्स अगर ये बीच बीच में अगर मोटिवेशन अगर प्रोवाइड करे, और ये होता है ना कि अगर फादर या मदर एक बार बोलते हैं कि तू अपना बेस्ट दे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो बच्चा ऑटोमेटिकली एक मोटिवेट फील करता है कि नहीं मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने। अगर इसी जगह पे अगर हमारे सेंटेंस दूसरे होंगे कि नहीं अगर तेरा एग्जाम नहीं निकला तो फिर देख, तो शायद वो बच्चा अलग स्ट्रेस में जा सकता है। तो आपके वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स भी से बहुत एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। यस, इंपॉर्टेंट रोल प्ले। सर हमने बहुत सारे क्वेश्चन पे, बहुत सारे टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने बहुत ही सरलता के साथ में और जो प्रैक्टिकल है उस वे में आंसर दिया है बहुत सारे क्वेश्चन का। आप एक एक्सपीरियंस टीचर हैं, और मैं एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने ये सारी चीजों को बहुत ही करीब से देखा है। एग्जाम काउंसलिंग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आप एक अच्छे एग्जाम काउंसलर भी है। सो आप क्या ऐसा मोटिवेट करते हैं कि बच्चे एग्जाम क्लियर कर जाते हैं? नहीं, मैं मोटिवेट नहीं, मुझे लोग टीचर इसलिए समझते हैं क्योंकि मैं एग्जाम काउंसलिंग करता हूँ, बट इट इज़ प्योरली दैट। देखिए, हर बच्चे का एक अप्रोच होता है जिससे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी कॉलेज एजुकेशन में मुझे यही समझ में आया है कि मेरा एक बहुत अच्छा टैलेंट है कि मैं दूसरों के टैलेंट को एक्सप्लॉइट बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। वो मुझे दिखा जब मैंने अपने दोस्तों की हेल्प करना शुरू किया। कोई ये एग्ज़ाम में फंसा हुआ है, कोई वो एग्ज़ाम में फंसा हुआ है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ फ्रेंड्स को नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कुछ जूनियर्स को मैंने कुछ गाइड किया था, एंड दैट वर्कड आउट फॉर देम। तो फिर उसके बाद से ये चीज़ मैं रेगुलरली करने लग गया, एंड प्रोफेशनली नहीं करता हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए मैं पैसे चार्ज करता हूँ। आई डू इट फॉर फ्री, मेरे को अच्छा लगता है बच्चों की हेल्प करना, इसलिए। एंड जब आप देखेंगे कभी, या कभी अगर मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, एंड इफ़ यू गेट टू सी दैट, आपको दिख जाएगा कि यार बच्चे बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ों में फंसे हुए हैं। ओके। जैसे कि कुछ टाइम पहले अभी एक यहाँ पे हैं पहचान के, वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। बच्चा 4-5 घंटा कोचिंग में पढ़ रहा है, जो भी उसकी क्लासेस चलती है, देन वो 4-5 घंटा पीडब्ल्यू के ऐप से वापस वही सारी चीज़ें पढ़ रहा है, क्योंकि उसको क्लास में थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा नहीं आता है, तो जी। बाकी सारी चीज़ें कवर करने के लिए। भाई तू खुद कब पढ़ाई करेगा? तू 10 घंटे सिर्फ लोगों से ही सुन रहा है, व्हेन विल यू स्टडी? हाँ। क्योंकि पढ़ना मतलब ये नहीं ना कि मैंने पढ़ लिया, पढ़ना मतलब ये भी है कि मुझे उसको रिकॉल भी करना है, मुझे उसको अप्लाई भी करना है, और मुझे एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचना है। तो व्हेन डू यू गेट टाइम टू प्रैक्टिस दैट? तो घर वालों को तो लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, बट एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे। जी। तो ये बहुत ही सिंपल केस है, बट बहुत ज़्यादा कॉमन है। भाई या तो आप ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ से आपको एक बार में सब क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। या फिर आप इस प्रोसेस को समहाउ एफिशिएंट बनाओ कि मैं यहाँ पढ़ूंगा, यहाँ डाउट क्लियर करूंगा, यहाँ मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा, यहाँ मैं खुद अपना रिकॉल वैल्यू, अपना एप्लीकेशन कंसेप्ट का मैं वो चीज़ें चेक करूंगा। देन ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया पढ़ाई को लेकर। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, आपको वो एक गिवन टाइम में करना है एंड एक गिवन एनवायरनमेंट में करना है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो माहौल रहता है, उस माहौल में आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी, आधे से ज़्यादा प्लान्स आपके फ्लॉप हो जाते हैं। ओके। ठीक है, टिपिकली ये देखा गया है कि पहले कुछ क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम के पहले कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, फिर एक स्पीड आती है। तो काफ़ी बच्चों को मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप कुछ इजी क्वेश्चंस का एक सेट अपने पास बना के रखें,
एग्जाम से 15-20 मिनट पहले, और वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप फट से सॉल्व कर सको। जी 4-5 क्वेश्चन इनफ है। अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, फेवरेट टॉपिक उठा लो, उसके 5 इजी सवाल अपने पास रखो। एग्जाम में घुसने से 10-15 मिनट पहले सवाल को देखो, मेंटली उनको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। इससे आपका ब्रेन का वार्म अप हो जाता है। ओके एक बार ये वार्म अप हो गया तो जब आप एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन Yes. नंबर 1 आप देखोगे तो आप ऑलरेडी उस फ्लो में हो, तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि बच्चे से बात करने के बाद समझ में आती है कि ये पैतरा इस पे काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए कोई नया पैतरा लाना पड़ेगा। तो ये करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। करने के बाद जब उसका आउटपुट देखता हूँ उसमें बहुत अच्छा, ऐसा है नहीं कि मैं हर बार सक्सेसफुल रहा हूँ, काफ़ी बार फेल भी हुआ हूँ इस चीज़ में, बट वही सीखते सीखते मैं और आगे बढ़ रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं इसको इम्प्रूव करते जाऊँ समय के साथ। और एक समय शायद ऐसा है कि कोई भी बच्चा मेरे पास आए तो मैं ऐसा उसको गाइड कर सकूँ कि भाई वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर ले। ग्रेट सर, इसके साथ में हम एक आपसे प्रॉमिस लेना चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में Yes. अगर कोई बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, अगर वो एग्जाम काउंसलिंग के लिए आपके पास आता है तो आप उन्हें जरूर से गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे उनको Yes. और उनको गाइडेंस करेंगे। यस यस यस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। एंड वी डोंट हैव टू मेक इट। मैं अपना ईमेल आईडी आप प्लीज़ अपने यूट्यूब Sure, पे बिल्कुल sir. वीडियो पे डाल दीजिएगा, मेरा ईमेल आईडी, सो दैट कोई अगर है जो कि इस टाइप का कुछ काउंसलिंग चाह रहे हैं या हेल्प चाह रहे हैं या कुछ भी इस पे मोटिवेशन ही चाहिए, वो भी एक चीज़ होती है। यू कैन रीच आउट टू मी, आप मुझे एक ईमेल लिख लीजिए एंड देन वी कैन फिगर आउट अ टाइम, और उस टाइम पर हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपको इस चीज का जरूर फायदा लेना चाहिए क्योंकि मतलब मुझे यहाँ पे जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और इस शूट के दौरान मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये एग्जामिनेशन अगर मैं दूँ तो शायद मैं भी क्रैक कर लूँ। और सीरियसली एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सर के साथ बात करने के बाद। जब आप सर के साथ में बैठेंगे, चीजों को और समझेंगे तो आप भी वो फील कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक बार आप ये वाइब्स को जरूर फील कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गुरदीप सर कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टाइम अपना निकाला हमारे गोंदिया और सराउंडिंग के एरिया को, बच्चे को, ना सिर्फ यहाँ के बच्चों को और बाकी पूरे इंडिया के बच्चों को आपने एक सही प्लेटफॉर्म का यूज करके या सही वे में प्रिपरेशन कैसे करना है उसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया। एंड मैं ये एश्योर हूँ सर अभी कि ये जो बच्चे ये जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के साथ में, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और जी टॉक शो की तरफ से हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके क्वेश्चन को हम पहुंचाए एक्सपर्ट तक के, ले उनके आंसर और आप तक के रिपीट उनको पहुंचाए ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जी टॉक के साथ में यूं ही बने रहिए, हम लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में, और प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।